एक बार प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने एक कंपेनियन से पूछा कि किसी केस को डिसाइड करने के लिए कौन से लॉ को अप्लाई करना चाहिए। तो इसका आंसर देते हुए कंपेनियन ने ये बताया कि अगर किसी केस को डिसाइड करना है तो सबसे पहले वो गॉड के वर्ड्स को प्रेफर करेंगे, और अगर गॉड के वर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो देन वो प्रॉफिट के ट्रेडिशन यानी प्रिसेप्ट्स पे चलेंगे। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है देन वो क्या करेंगे, अपने खुद की रीजन को इंटरप्रेट करेंगे। बस इसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद ने सोर्सेस को भी सेम ऑर्डर में डिफ़ाइन किया। Hey everybody, welcome back to my YouTube channel, and in this particular series part 2 we are going to deal with the sources of Muslim law. So let's start. देखिए, सोर्स ऑफ एनी लॉ का मतलब होता है कि ओरिजिनल मटेरियल जहाँ से हम ये कंटेंट पाए हैं, और हाँ जहाँ से कंटेंट जो लॉ का है वो फाउंड हुआ है और हम लोग तक अवेलेबल हुआ है। ओके, तो जब हम सोर्सेस पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के तो इसमें दो सोर्स हैं, दो टाइप्स ऑफ सोर्स, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू Prophet himself directed the primary source to be the sources of Muslim law. Okay, and primary source is also called formal source of Muslim law. और secondary source क्या था, ये explain करता है और modify करता है primary sources को, जो कि changing needs के according change हुए थे। Okay, देखिए, जब सोसाइटी में चेंज हो रहा था, इस्लामिक सोसाइटी बदल रही थी, तो उनके रिक्वायरमेंट को, सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनसे मीट करने के लिए मुस्लिम लॉ हैज़ बिन डेवलप्ड और मॉडिफाइड ऑल्सो। ओके, और तो जो लोकल कस्टम्स थे, जुडिशल डिसीजंस थे स्टेट के, तो इन सब में मॉडिफाई किया गया और ये सेकेंडरी सोर्सेस आए। सेकेंडरी सोर्स को हम एक्सट्रेनियस सोर्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और सेकेंड सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। ओके, प्राइमरी सोर्स में हमारा आता है जो कि प्रॉफिट हिमसेल्फ डायरेक्ट किए थे, खुद डायरेक्ट किए थे। तो इसमें है कुरान, सुन्ना और अहादीस, इज्मा एंड लास्ट इज़ कियास। ओके, हम लोग ने लास्ट वीडियो में कियास का मतलब देखा था। और सेकेंडरी सोर्स में है कस्टम्स, जुडिशल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन। तो देखिए, प्राइमरी सोर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये ऐसा सोर्स था जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद ही डायरेक्ट किया था एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, और इसको हम हाईएस्ट क्वालिटी एंड इम्पॉर्टेंस देते हैं। और जो होल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ है ये बेस्ड है किस पे, प्राइमरी सोर्स पे ही, और ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसमें हम इन सोर्स में जो चार पार्ट्स दिए हैं उनको देख लेते हैं। पहला है कुरान। देखिए, कुरान वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है अरेबिया वर्ड के क्वेरा से, जिसका मतलब होता है दैट विच ऑट टू बी रीड, जिसे पढ़ना चाहिए हमें। और कुरान क्या है, एक डिवाइन ओरिजिन है जिसमें प्रॉफिट्स ने रिवील्ड किए थे अपने थॉट्स, और जो गैब्रियल एंजल था उसके वो जो मैसेज लाए थे, डिवाइन मैसेजेस को रिवील किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। और कुरान जो है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। ओके, और कुरान हमारा एग्जिस्टेंस में आया कैसे, कुरान हमारा बना कैसे, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जब हीरा नाम की एक गुफ़ा में जाते हैं तो वहाँ पे उनको गॉड द्वारा एक एंजल आता था जिसका नाम गैब्रियल था, और वो उनको कुछ डिवाइन मैसेज देता था। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो उस मैसेजेस को जब रिवील किया तो उस मैसेज को जब रिवील किया तो उसी का जो कॉम्बिनेशन था, उसी का जो अरेंजमेंट था, कंपाइलेशन था, उसी को एट लास्ट कुरान बना दिया गया। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट डिवाइन मैसेज कॉल्ड फ्रॉम गॉड टू प्रॉफिट, दैट वाज वही इन 609 AD। और देखिए, हम कुछ कुरान के सैलिएंट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा सैलिएंट फीचर है डिवाइन ओरिजिन। हमें पता है कि कुरान क्या था, वो गॉड के जो वर्ड्स थे वो थे। तो ये एक डिवाइन ओरिजिन है। जो वर्ड्स और वर्सेस है इस बुक का
वो अलमाइटी गॉड द्वारा दिया गया है। और प्रॉफिट ने इन वर्ड्स को रिवील किया है ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। एंड कुरान इज़ द कंपाइलेशन ऑफ द वेरी वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड्स आर अनचेंजेबल। ओके, इन वर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते। और हमारा सेकेंड फीचर है फर्स्ट सोर्स। कुरान इज़ द फर्स्ट एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लाम। एंड द थर्ड फीचर इज़ स्ट्रक्चर। देखिए, कुरान तो हमने देख लिया है कि कंपाइलेशन है। ओके, तो अब कुरान का स्ट्रक्चर क्या है? कुरान इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। देखिए, हर वर्सेस को आयत कहते हैं। और कितने वर्सेस हैं? 6 to 3 7। ओके, और ईच चैप्टर ऑफ कुरान कॉल्ड सूरा एंड कंटेंट वर्सेस इन 114 चैप्टर। मतलब समझ गए हम कि जो चैप्टर है उनको सूरा कहते हैं और जो वर्सेस दिए गए हैं उनको आयत कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन डिराइव होता है कि सूरास कितने हैं। तो ये तो 114 हो गए और वर्सेस कितने हैं? 6 to 3 7। ओके, और देखिए फर्स्ट सूरा जो है वो है सूरत उल फैथा। ओके, और फर्स्ट सूरा जब भी हम किसी बुक को देखेंगे तो उसका पहला चैप्टर होता है क्या? इंट्रोडक्शन होता है। उसके किसी बायोग्राफी को देखेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर में उस बुक के बारे में देखेंगे। ओके, तो इसमें भी फर्स्ट चैप्टर है सूरत उल फैता और फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ होली बुक कंसिस्ट ऑफ वर्सेस इन द प्रेज ऑफ अलमाइटी गॉड। अब इम्पॉर्टेंट कुरान के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे सूरत उन निशा, सूरत उल तलाक, सूरत उल बक्र एंड सूरत उल इखलास एंड सूरत उल नूर। ओके, तो इनका मतलब क्या है? देखिए, जितने भी मैटर्स हैं मुस्लिम लॉ के वो सब कुरान में डिफाइन है। उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए कुरान में डिफाइन है। तो चूँकि ये सोर्स ही है, ओके, मुस्लिम लॉ का ये सोर्स है, तो इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे सूरत उन निसा। ये इस चैप्टर में किससे रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं? रूल्स रिलेटिंग टू विमेन। और सूरत उल तलाक में रूल्स रिलेटिंग टू डाइवोर्स। और सूरत उल बकर में रूल्स रिलेटिंग टू रिलीजन एंड मोरालिटी। और सूरत उल इखलास में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट सरेंडर टू गॉड। और सूरत उल नूर में रूल्स रिलेटिंग टू होम लाइफ। ओके, अब इसमें हमारा नेक्स्ट फीचर है मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। देखिए, कुरान क्या है? मिक्सचर है किसका? रिलीजन का, लॉ का और मोरालिटी का। इसमें वर्सेस ऑफ कुरान परटेनिंग टू रिलीजन एंड मोरालिटी रिवील्ड बाय एट मक्का एंड दोज परटेनिंग टू लॉ रिवील्ड एट मदीना। जो वर्सेस दिए गए हैं कुरान में उसमें रिलीजन की बात की गई है और मोरालिटी को रिवील किया गया है बाय एट मक्का में, और जो लॉ से रिलेटेड है उसको रिवील किया गया है मदीना में। ओके, और इसमें कुरान में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीगल रूल्स हैं। और देखिए, इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है अनचेंजेबल। इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? जो वर्ड्स ऑफ गॉड है वो किसके वर्ड है? वो कुरान की जो वर्ड है वो वर्ड ऑफ गॉड है। तो ये मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इसे माना जाता है और इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड कोर्ट्स हैव नो पावर टू गिव एनी अदर मीनिंग टू दैट वर्सेस। ओके, और इसमें नेक्स्ट हमारा फीचर है इनकम्प्लीटनेस। कुरान इज़ नॉट अ कंप्लीट कोड ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, ओनली अबाउट 80 वर्सेस डील विद पर्सनल लॉज। ओके, हालांकि ये अच्छा नहीं है लेकिन ये फीचर है एक। और इसमें फिर नेक्स्ट फीचर हमारा साइलेंस ऑफ कुरान। देखिए, फॉर एनी लीगल इशू कुरान इज़ फाउंड टू बी साइलेंट। कुरान वॉज सप्लीमेंटेड बाय अदर सोर्स कॉल्ड सुन्ना। जिस भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे जितने भी लीगल इशूज़ हैं सब पे लॉ बना हो, ठीक है, सब पे कुछ ना कुछ कुरान में हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जहाँ पे कुरान को साइलेंट पाया जाता है वहाँ पे कुरान को सप्लीमेंट किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है अदर सोर्स जिसको हम सुन्ना कहते हैं और जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि प्राइमरी सोर्स में है।
देखिए, सुन्ना सुन्ना को हम अहादीस भी कहते हैं, और सुन्ना मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट। ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हम लोग ने देखा था कि डूइंग एंड वर्किंग सेइंग ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो सुन्ना का मतलब होता है मीन्स ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, वॉट एवर प्रॉफिट सेड और डिड विदाउट रेफरेंस टू गॉड ट्रीटेड एज हिज ट्रेडिशन। देखिए, प्रॉफिट को मैसेंजर माना गया है गॉड का, अल्लाह का, रसूल माना गया है। तो प्रॉफिट जो भी करते थे, जो भी कहते थे, बिना डिवाइन ओरिजिन के उसके लोग उसको ट्रेडिशन मानने लगे थे। मतलब उनकी कहे को, उनके करने को लोग एज अ सोर्स ऑफ लॉ मानने लगे थे। और ट्रेडिशन आर इंजेक्शन ऑफ गॉड इन द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट and prophet own words, but the idea contained in the saying were inspired by God from सुन्ना। देखिए, ये है कि सुन्ना जो है प्रॉफिट के ट्रेडिशंस को कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉफिट के खुद के वर्ड्स थे वो किससे इंस्पायर थे? वो इंस्पायर थे इन द सेइंग बाय गॉड, क्योंकि जो गॉड बताते थे थ्रू गैब्रियल, वो प्रॉफिट उन्हीं को रिवील किए थे। तो वो जो कहते थे और जो करते थे वो भी बेस्ड थे, इंस्पायर थे गॉड से ही। एंड ट्रेडिशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड सुन्ना? सुन्ना को आखिरकार कॉन्स्टिट्यूट क्या किया गया है सुन्ना, या सुन्ना कंटेन क्या करता है? तो पहला इसमें सुन्नत उल क़वाल, मतलब वर्ड्स स्पोकन, जो ऐसे वर्ड्स जो कि प्रॉफिट ने कहे, ये सुन्ना में आएगा। सेकेंड है सुन्नत उल फ़ील, कंडक्ट, मतलब जो प्रॉफिट करते थे, जो डूइंग था और ये जो बिहेवियर था प्रॉफिट का, तो ये सब हमारे सुन्ना को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब थर्ड है सुन्नत उल तकीर, मीन साइलेंस ऑफ प्रॉफिट इन आंसर टू अ क्वेश्चन सिग्निफाइज कंसेंट और अप्रूवल टू ऑफ अ रूल ऑफ लॉ। देखिए, आज भी हमारे इंडियन कोर्ट्स में अगर कोई पर्सन साइलेंट है, नहीं बोल रहा है, तो अधिकतर ऐसा समझा जाता है कि वो उस पर एग्री कर रहा है। ओके, उस पर कंसेंट दे रहा है। तो अगर जहाँ पे प्रॉफिट साइलेंट थे, तो उनको ये माना जाता था, ये सिग्निफाई करता था कि वहाँ पर उनका कंसेंट है या अप्रूवल है। एंड ऑल द प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर्म पार्ट ऑफ सुन्ना एक्सेप्ट डायरेक्ट रिविलेशन फ्रॉम एंजल। देखिए, हम समझ गए कि सुन्ना का मतलब क्या होता है, कि प्रॉफिट के ट्रेडिशंस थे। तो आखिरकार सुन्ना को बनाया किसने, मतलब सुन्ना किन किन चीज़ों से बना है? तो हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रॉफिट जो कहते थे, वर्ड स्पोकन, प्रॉफिट जो करते थे, बिहेवियर, और अगर प्रॉफिट साइलेंट हैं तो भी उनका कंसेंट मानना, तो ये सब हमारे सुन्ना को कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो जो भी प्रीचिंग और प्रैक्टिस थी प्रॉफिट की, वो सुन्ना को बनाती है। लेकिन जो डायरेक्ट रिविलेशन थे फ्रॉम एंजल, वो किस में आते थे? वो तो हमारे कुरान में आ गए थे, ठीक है। तो फीचर्स क्या है ट्रेडिशन के? देखिए, अबू इब्न जुहरी अटैम्प्ट टू कलेक्ट सेक्रेट ट्रेडिशन, उस टाइम तो उनके ट्रेडिशन को कोई स्कैटर तो किए मतलब कलेक्ट तो किया नहीं था, स्कैटर्ड थे। तो ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने अटैम्प्ट किया टू कलेक्ट द स्कैटर्ड ट्रेडिशन। एंड और जब इन्होंने तो अटैम्प्ट किया था, और पहला फर्स्ट सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशन किसे माना जाता है? मुवत्ता ऑफ, किसने लिखा था, मतलब किसने किया था? मलिक इब्न अनस को। ओके, और वेरी लार्ज नंबर इब्न हंसल, कितने ट्रेडिशन बताए थे? 80,000, और इन्होंने अपनी एक बुक में लिखी थी, मसनद बुक। ओके, अब हमारा इसी में है थर्ड है इज्मा। इज्मा का मतलब होता है यूनैनिमस डिसीजन ऑफ ज्यूरिस्ट के डिसीजंस। देखिए, अगर कोई भी न्यू प्रॉब्लम आती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में उसका इंटरप्रिटेशन किसी पुराने ओल्ड बुक में दिया हो, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम सिचुएशन अराइज नहीं हुई होगी, तो उस पर लॉ नहीं बना होगा। तो जो कुरान और सुन्ना है, वो हर चीज़ के लिए, हर नई प्रॉब्लम के लिए कुछ रूल ऑफ लॉ तो सप्लाई नहीं कर सकते। तो जूरिस्ट यूज टू एग्री यूनानिमसली एंड गिव देयर कॉमन ओपिनियन ओवर द पॉइंट, मतलब जूरिस्ट फिर क्या किए, उस
उस प्रॉब्लम पे अपने कॉमन ओपिनियन देके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। ये हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, हमने अभी स्टोरी सुनी थी कि पहले वो गॉड ऑफ वर्ड्स ऑफ गॉड को देखेंगे, देन वो ट्रेडिशन को देखेंगे और देन वो अपने कंसेंस के बेस्ड पे लेंगे डिसीजन। ठीक है, तो इसमें हमारा इज्मा है। तो कंसेंसस ओपिनियन और यूनानिमस डिसीजंस ऑफ ज्यूरिस्ट कॉल्ड इज्मा, और थ्रू इज्मा इट वॉज पॉसिबल टू लेट डाउन न्यू प्रिंसिपल। ऑब्वियसली नए नए प्रिंसिपल्स आएंगे। तो देखिए इज्मा की इम्पोर्टेंस क्या है। एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कुरान एंड ट्रेडिशन आर पॉसिबल थ्रू कंसेंसस ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट। जो उस टाइम कुरान और ट्रेडिशन में लिख दिया गया था उसको उसका इंटरप्रिटेशन किया गया, ज्यूरिस्ट ने किया। तो ये मतलब थोड़ा क्लियर हो गया और थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो गया कुरान और ट्रेडिशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड न्यू प्रिंसिपल ऑफ लॉ नॉट फाउंड इन द वर्ड ऑफ कुरान और ट्रेडिशन वर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी। देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो एक डायनेमिक सोसाइटी होती है, मतलब वो कॉन्टिन्यू चेंज होती रहती है। तो चेंजिंग सोसाइटी के साथ साथ लोगों की नीड्स भी चेंज होती हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए हमारा जो भी लॉ बनता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह है, तो ये रिजिड नहीं है। उनसे मीट करने के लिए इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी सोसाइटी की नीड्स चेंज होंगी तो अगर इज्मा है तो वो न्यू प्रिंसिपल्स लाता जाएगा। अब हमारा इसी में है कियाज मतलब एनालॉजिकल डिडक्शन। देखिए ये एक अरेबिक लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। और क्या है, मेथड ऑफ कंपेयरिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी विद अ सिमिलर प्रॉब्लम फॉर विच सॉल्यूशन वाज गिवन इन द टेक्स्ट। ओके, मान लीजिए कि हम जब भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमारे पास नए क्वेश्चंस होते थे, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रिफ़र किसको करते थे, बुक्स के एग्जांपल्स को प्रिफ़र करते थे। क्यों? क्योंकि वो हम देखते थे कि सिमिलरिटी कहाँ बैठ रही है, दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी कौन से क्वेश्चन में बैठ रही है, तो वहाँ से फिर उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते थे। ओके, तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रॉब्लम को हमें जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सोसाइटी के, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट है, जो कुरान है, ट्रेडिशन है, क्या उसमें उस सिमिलर प्रॉब्लम के बारे में कोई सॉल्यूशन दिया है। तो वहाँ अगर दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग पर उसे सॉल्व करेंगे। अब इसी में हमारा आगे का जो रिसोर्सेज है वो है सेकेंडरी सोर्स में फर्स्ट है हमारा कस्टम, जिसे हम उर्फ भी कहते हैं या फिर दामुल भी कहते हैं। देखिए इस्लाम के पहले जो अरब्स थे वो किससे गवर्न हो रहे थे, कस्टमरी लॉ से। ओके, तो इस्लाम जब आया केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो मोस्ट ऑफ द जो कस्टम थे वो एविल पाए गए और उसको क्या किया, प्रॉफिट मोहम्मद ने एबॉलिश कर दिया। जैसे हम पढ़े थे कि जो कस्टम था, पनिशमेंट का जो कस्टम था वो कितना ही इनह्यूमन था, हार्ड था। टंग काट दी जाती थी, स्टोन से तब तक मारते थे जब तक डेथ न हो जाए, राइट हैंड काट देते थे चोरी के इल्ज़ाम में, चोरी के जुर्म में। ओके, तो ये सब इनह्यूमन नेचर के थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जब ये सब कुछ देखा, तब प्रॉफिट मोहम्मद फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड उन्होंने ये सब रिवील किया। ओके, जो कुरान बना। तो ये था हमारा कस्टमरी लॉ जो कि पहले प्रिवेल करता था अरब में। इसके बाद जैसे डावर और तलाक, गुड एंड नॉट अन इस्लामिक, एंड जो कस्टम्स इज़ एनी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। और जब भी इन द अब्सेंस ऑफ 4 सोर्सेज, जिस सोर्सेज की बात हमने की, तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस को हम लॉ की तरह देखते हैं। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे चारों सोर्सेज काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमरी लॉ उनको सप्लीमेंट कर रहा है। अब हमारा इसी में दूसरा है जुडिशियल डिसीजंस। देखिए, जजमेंट ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट बिकम्स एन अथॉरिटी फॉर द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। ये हमें पता है कि जो कोर्ट्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनके पास पावर होती है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, डिसीजंस दे सकते हैं। ओके,
तो जो सुपीरियर कोर्ट का जजमेंट होगा वो अथॉरिटी बन जाएगा उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। या अ पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बिकम्स अ सोर्स ऑफ लॉ फॉर द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू देम। ओके, तो और देखिए बाद में जब मॉडिफाई किया गया मुस्लिम लॉ को, कोडिफाई किया गया, मॉडिफाई किया गया, तो जो अरेंज फॉर्म में आए, तो बाद में धीरे धीरे लेजिस्लेशंस भी आते हैं। जैसे हमारा लेजिस्लेशन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, या मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट। ऐसे ऐसे एक्ट्स आते गए जिनको हम सोर्स ऑफ लॉ की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि इन एक्ट से भी हम लॉ डिराइव करते हैं। इनमें से कुछ लॉ के बारे में, मतलब कुछ एक्ट्स के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।